नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। 18वें लोकसभा चुनाव के नतीजे आज जारी हो गए और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसको लेकर चर्चाएं चल रही है। एक तरफ एनडीए 291-92 सीट पे तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर और अन्य के पास 17 सीटें। इन सब के बीच चर्चा है कि कौन सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले भाषण देकर ही कह दिया है कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। अब कल सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है एनडीए। पीएम मोदी ने नीतीश और नायडू से फोन पर बात की, ऐसी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बड़ी बैठक है। सपा सहित सभी सहयोगी दल इसमें शामिल होने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा पेश करेगी एनडीए। और इन सबके बीच में चर्चा ये चल रही है कि क्या ये जो आंकड़ा है इसके साथ क्या कुछ उलटफेर हो सकता है। खासतौर से चर्चा है जेडीयू की और टीडीपी की। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां भी एनडीए से छिटक कर अगर इंडिया गठबंधन में आ जाए तो भी ये संख्या 262 से ज्यादा आगे नहीं जा रही, जबकि बहुमत के जो आंकड़ा है वो 273 है। तो ऐसे में चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आंकड़े इस वक्त यही बता रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भले ही आंकड़े जो है इस बार बीजेपी के लिए अच्छे ना रहे हो, जो बहुमत मिला था पिछली बार उससे काफ़ी शॉर्ट रह गए हैं, 33 सीटें शॉर्ट। अब ऐसे में जाहिर तौर पर सभी के मन में सवाल है, लेकिन आज जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ मध्य प्रदेश में, जहां पर क्लीन स्वीप कर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। उसके अलावा अगर बात करें रायपुर की तो अपना पिछला प्रदर्शन दोहराया है। बड़ी मुश्किल से वहां कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, लेकिन वापस जो है पासा पलट गया है। वहां पर बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती हैं और 1 सीट कांग्रेस के हाथ में गई है। तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं विस्तार जानकारी के साथ। लगातार आज फील्ड पर बने रहे जब तक काउंटिंग चलती रही। दुर्गेश यादव राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलभूषण ठाकुर रायपुर से, प्रवीण कुमार बरेली से और नीतीश मिश्रा बाराबंकी से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिन भर काउंटिंग चली, नंबर ऑफ राउंड्स चले, कई जगहों पर कांटे की टक्कर थी और जाहिर तौर पर जिस तरह के नंबर्स आ रहे थे एक समय पर कहना मुश्किल हो गया था कि क्या बहुमत का आंकड़ा पार होगा, लेकिन खैर वह नंबर भी पार हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस जिसने इस बार वहां पर 7 सीटें जीती है, तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने वहां पर ज़बरदस्त जो है बढ़त हासिल की है। और उत्तर प्रदेश में ये जो चौंकाने वाले नतीजे आए वो कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर भारी पड़े हैं। तो सबसे पहले नीतीश जी के पास ही आना चाहूँगा। नीतीश जी, दिन भर काउंटिंग चली, कई सारे प्रत्याशी जीते भी, लेकिन ये ऐसी स्थिति है जहां पर पहली बार शायद कह सकते हैं कि जश्न दोनों तरफ बन रहा था। एक तरफ बीजेपी फिर से सरकार बना रही है इसलिए, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो इतने बड़े आंकड़े के साथ अब राज्य में खासतौर से देखें तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जी अभिषेक, बिल्कुल हम आपकी बात पूरी तरीके से सहमत हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो एक कमाल करके दिखाया है, और खासकर ये बात करेंगे कि जहां कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बड़ा कमाल करके दिखाया। और ये कहीं ना कहीं वो चीज है जो 2022 के चुनाव में तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा के प्रत्याशी थे, उनकी फीस कहीं ना कहीं ये निकल कर आई है। इंडिया गठबंधन को एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तमाम बातें चलती रही, तमाम बातें सामने आती रही, लेकिन इन सबके बीच में जो इंडिया गठबंधन को साथ मिला, जो जनता ने उनके साथ दिया, ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो भाषण दिया, जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसमें भी उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आने वाले कार्यक्रम में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश से होकर जाता है, ऐसे प्रदेश में जिस प्रकार आप पीछे हो जाओ, बोल रहा हूँ अनादि का वोट मेरी चाहिए हो गया बस, ठीक है ठीक है, इतना लाइट की जरूरत नहीं, हो गया जी, लाइट की जरूरत नहीं। हल्का सा नीतीश, क्योंकि अब दिन भर इस पर चर्चा होती रही, बीजेपी प्रवक्ताओं ने अपने अपने तर्क दिए। ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने जिस तरह के बयान दिए उसका प्रभाव पड़ा। आरक्षण को लेकर जो है गलत संदेश जनता के बीच में पहुंचाया गया, इस तरह के तमाम बातें की गई। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?
कहां पर बीजेपी का मामला फंसता नजर आया? क्या वो कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर नाराजगी थी स्थानीय नेताओं के बीच में? क्या वो फैक्टर था कि एक तरफ जिस तरह से अखिलेश यादव ने जातियों को साधा है, और इस बार जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिए गए, उसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा और दलितों को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई, तो कौन से वो फैक्टर्स थे जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए और कांग्रेस के भी? क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय के बाद इतना बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश में हासिल किया, जहां हम चुनाव के पहले ये बात कर रहे थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस कह लीजिए अमेठी भी जीत रहे हैं कि नहीं। अमेठी और रायबरेली तो जीते ही, साथ ही साथ बाराबंकी से लेकर तमाम दूसरी सीटें भी जीतते चले गए, 6 सीटें कांग्रेस वहां जीत गई। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? एंड लेट्स नॉट मिस द पॉइंट कि बसपा वाइप आउट हो चुकी है, मात्र 2% मतदान हुआ है इस बार बसपा के पक्ष में, और पूरी तरह से गायब उत्तर प्रदेश से। जी अभिषेक, बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि तो अगर बात करें एनडीए के प्रत्याशियों को लेकर, तो जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट था वो पूरी तरीके से गलत था। अगर बात करें तो अभी तक जो तमाम राजनीतिक पीड़ितों का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर लगभग 65% टिकटों में बदलाव कर देती तो ये परिणाम चौंकाने वाले हो सकते थे और कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में हो सकते थे। बहुजन समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इस बार वो कहा जाता था कि बीजेपी की भी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर देखा जा सकता है तो अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह जो लगातार प्रयासरत थे, क्योंकि अयोध्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अयोध्या के मुद्दे पर बात कर रही थी, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी के जब सांसद आ रहे हैं, लेकिन वहां पर देखा जा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के जो वहां के प्रत्याशी थे उन्होंने अच्छा खासा वोट हासिल किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लल्लू सिंह वहां पर चुनाव हारे। लेकिन इन सब के बीच में अभिषेक हम आपको एक बात और भी बता दें कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सिर्फ इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चुनाव जीत जाएंगे, और इस कारण से वो जनता के बीच में रह गए। इसके साथ साथ अखिलेश यादव के पीढ़ी ने निश्चित ही भरपूर कमाल किया है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनीतिक नेताओं के जो बड़बोले बयान थे वो कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम अगर बात करेंगे तो अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह का आता है, जिसमें लल्लू बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। उसके बाद वो मीडिया के गलियारियों में खूब ज्यादा अखबारों की सुर्खियों में विराज, जिसमें उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर तमाम अपनी बात सामने रखी, लेकिन कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। और तो इस तरीके से अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी का एक कोर वोटर था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमेशा से आकर्षित रहता था, वो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस और सपा के गठबंधन के साथ चला गया। निश्चित ही अभिषेक जी, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े आए वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जातीय मुद्दों को लेकर बात चल रही थी और जिस प्रकार से अखिलेश यादव लगातार पीडीए और जातीय जनगणना को लेकर बात कर रहे थे, ये तो कहीं ना कहीं फैक्टर था ही। लेकिन इसके साथ ही जो वहां पर एक समय में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को 5 किलो राशन देकर समाज को पंगु बना रही थी, लेकिन अब उन्होंने उसका ही सहारा लिया और उन्होंने कहा कि अब हम 10 किलो राशन देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता उससे जुड़ी। कांग्रेस ने जो महिलाओं को रुपए देने के वादे किए, गारंटी कार्ड दिए, तो वो कहीं ना कहीं पूरी राजनीति में प्रभावित दिख रहे हैं अभिषेक जी। और यही परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने दिनों से 10 सालों से लगातार गारंटीज पे भी जरूर आएंगे। नीतीश आप बने रहे हमारे साथ। दुर्गेश यादव हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, लगातार हम देखते आ रहे हैं 1980 से कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों पर किस तरह का दबदबा जो है बीजेपी का रहा है, लेकिन कुछ सीटें अगर हम बात करें 2014 की तो गुना और छिंदवाड़ा ऐसी सीट थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई। 2019 आते आते गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए, अब वो बीजेपी में बाद में शामिल हो गए। इस बार पूरी तरह से वाइप आउट हो गई है कांग्रेस। एक युवा नेतृत्व जीतू पटवारी के नए अध्यक्ष बने थे, उन्होंने जो उनके साथ मिलकर केंद्रीय नेतृत्व ने सीटें अलॉट की। दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं को पूरी ताकत कांग्रेस ने लगाई इस बार। और कहीं ना कहीं हम ये चर्चा कर रहे थे कि 2 से 3 सीटें शायद कांग्रेस जीत सकती है। जिस तरह से राजगढ़ में हमने देखा, जिस तरह से एग्रेसिवली प्रचार चल रहा था दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेताओं का, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था। लेकिन अब जब नतीजे निकलकर सामने आए हैं, 29 सीटों पर पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है बीजेपी ने कांग्रेस को, तो क्या कुछ देखा आपने? कौन से वो फैक्टर्स रहे जो प्रभावी रहे बीजेपी की सफलता के पीछे? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, खासतौर पर जिस तरीके से संगठन ने काम किया है,
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन रिजल्ट भी दिया मध्य प्रदेश में, मिशन 29 जिस तरीके से इन्होंने संकल्प लेके चला था, यही वजह रही कि आज मध्य प्रदेश से जब परिणाम आए तो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। लगभग 40 साल बाद 1980 में ऐसा वाकया हुआ था जब कांग्रेस पार्टी, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश में 40 सीटें हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी ने तब 40 की 40 सीटें जीती थी। ठीक 40 साल बाद वही किस्सा दोहराया भारतीय जनता पार्टी ने और ये सब संभव हो पाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के जो संगठन है, जिस तरीके से संगठन ने काम किया, खासतौर पर जो चर्चित चेहरे थे, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, तो वहीं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा थे और 45 साल तक कमलनाथ का यहाँ दबदबा रहा। लेकिन इस बार नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू ने लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से हराया। अगर हम बात करें बीजेपी के प्रत्याशियों की, तो सब 29 सीटों में से सबसे ज्यादा 11,75,000 मतों से इंदौर से शंकर लालवानी ने जीत दर्ज की है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी लगभग 8 लाख मतों से चुनाव जीते। उसके साथ ही गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 लाख अधिक मतों से जीते। उसके साथ वीडी शर्मा 5 लाख से अधिक मतों से जीते। तो जिस तरीके से वीडी शर्मा का संगठन काम किया अभिषेक, और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के जो विकास कार्य थे, खासतौर पर जिस तरीके से मोहन यादव ने अफसरशाही पर लगाम लगने के लिए एक लगातार तबादले किए थे और कई विकास कार्य कराए थे, कई फैसले लिए जो कहीं ना कहीं प्रभावी हो। उसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस मजबूती से बीजेपी संगठन लड़ा, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पीछे हुई है और कांग्रेस पार्टी का जो युवा नेतृत्व था कहीं ना कहीं असफल हुआ। जिस तरीके से मोहन यादव ने भी प्रयास किया था और प्रदेश का संगठन जो था कांग्रेस को तोड़ने के लिए, जिस तरीके से ये युद्ध हुआ, युद्ध के बीच ही उनके सेनापतियों को तोड़ा गया, कांग्रेस पार्टी को तोड़ा गया और यहाँ तक कि पूरी जिला की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके 3 विधायकों को शामिल करा लिया गया। तमाम जो यहाँ तक कि जो इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम, उनको भी शामिल करा लिया गया। तो तमाम ये जो सारे फैक्टर थे अब से कि कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए, वही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी जो कांग्रेस छोड़कर के नेता जा रहे थे उन्हीं को मनाने में जुटे हुए थे और इधर बीजेपी संगठन ने पूरी ताकत के साथ काम किया और लगातार काम किया और परिणाम सबके सामने है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मोहन यादव और वीडी शर्मा की जोड़ी ने यहाँ पर कमाल किया है मध्य प्रदेश में, तो अब हम कह सकते हैं कि राजस्थान हो, गुजरात हो और खासतौर पर उत्तर प्रदेश को, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात गढ़ कहा जाता है बीजेपी को। उसके साथ ही राजस्थान में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सीटें आई है, तो यकीनन मध्य प्रदेश ने एक जो 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा था, उस जीत में कहीं ना कहीं सफल हुई है और वीडी शर्मा और मोहन यादव की जुगलबंदी काम आई है। जी, जो बात हो रही थी इंदौर सीट को लेकर, उस पे आना चाहूंगा कि 2 रिकॉर्ड बने हैं इंदौर में, बड़े दिलचस्प रिकॉर्ड है। एक 10 लाख वोटों से शंकर लालवानी जीतते हैं और उसी सीट पर एक और रिकॉर्ड बना है, नोटा पे 2,18,000 वोट पड़े हैं। तो क्या एक तरह की कांग्रेस के लिए मॉरल विक्ट्री मान सकते हैं कि इतने लोगों ने विरोध में वोट दिया, किसको चुना नहीं? बिल्कुल अभिषेक, देख लेते हैं तो चूंकि इंदौर परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी लगातार इंदौर से जीत दर्ज करते आ रही है। यही वजह है कि शंकर लालवानी, क्योंकि इस बार उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, जो प्रतिद्वंदी था कांग्रेस पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था और अपना नामांकन वापस ले लिया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम नोटा को प्रमोट करेंगे, हम नोटा को वोट देने की अपील करेंगे। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अभियान भी चलाया था और जिस तरीके से जो नोटा का सर्वाधिक वोट पाने का आंकड़ा था वो बिहार में था, 50,000 से अधिक 50,000 वोट नोटा को मिले थे। लेकिन रिकॉर्ड मत पूरे देश भर में 2 लाख से अधिक नोटा को वोट इंदौर में पड़े हैं। अगर हम बात करें अच्छे कांग्रेस पार्टी के कोर वोटर की, तो इंदौर में 5 लाख कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वही पूरा वोट नोटा को नहीं मिला है। इंदौर वासियों का यही मानना था कि जब भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां से जीत रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराना चाहिए था। वहीं उसके बावजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस को वोट देने के लिए लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं निराशा जगी। जब कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार ही नहीं है तो वोट डालने ही लोग नहीं निकले और जो निकले भी उन्होंने नोटा को वोट किया और नोटा को इतने ज्यादा वोट कर दिए तो नोटा ने इंदौर से भी रिकॉर्ड बनाया आपसे। जी, काफ़ी सारे रिकॉर्ड बने, खासतौर से जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशी 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख के मार्जिन से जीते हैं। तो आंकड़े अभी उनका विश्लेषण हो रहा है। खैर, अब रायपुर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी कुलभूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण,
रायपुर में चुनाव नतीजे कुछ वैसे ही रहे जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था। एक सीट कांग्रेस के पास कोरबा की और बाकी 10 सीटों पर जीत भूपेश बघेल से लेकर चाहे दूसरे तमाम नेताओं, कवासी लखमा जिनसे शायद उम्मीद की जा रही थी कि शायद टक्कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। क्या रहा छत्तीसगढ़ में चुनाव का हाल? कुलभूषण आप अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। जो मैं बता दूं कि एग्जिट पोल जो था वो छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल ही रहा। तो बता दें कि जो पहले ही अनुमान लगाया गया था कि 10 सीट जो है वो भाजपा को मिलनी है और एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास में आनी है, और वही सीट आई कोरबा की, जो ज्योत्सना महंत की जो सीट थी जिसको लेकर बड़े दावे थे। चूंकि वो महंत जी का जो है वो गढ़ रहा है, कोरबा उनका क्षेत्र रहा है, तो वो सीट उनको आनी थी। एक बड़ा दाव था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बड़ी टक्कर यहाँ पर देंगे और वो जीत दर्ज करेंगे, ऐसा बड़ा दाव वहां पे लगाया जा रहा था। उसी के साथ साथ कवासी लखमा जो अपनी सीट आज तक उस सीट से कभी वो हारे नहीं थे, वो इस बार हार गए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री रहे और भूपेश बघेल वो हार गए हैं। तो बड़ा झटका, ये बात तो है कि बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लगा है, क्योंकि वो 6 सीटों की तो दावे कर ही रही थी कि 6 और 5 का आंकड़ा रहेगा, 6 सीटों में हम मजबूती से आ रहे हैं करके। लेकिन जिस तरह से हार जिस तरह से मिली है, जिस तरह से जो एग्जिट पोल का जो आंकड़े थे वो एकदम एग्जैक्ट पोल की तरह से आए हैं। हमने इसको लेकर जब बात की, कांग्रेस से भी बात की थी, जो उनको तो उन्होंने भी कहा था कि जो आंकड़े हैं आखिर घूम फिर के वही उन्होंने बात की कि वही ईवीएम का कुछ हो सकता है, या उसमें तो कुछ घोटाले की बात की उन्होंने कि ईवीएम का की वजह से हो सकता है। क्या समीकरण है, हम अपनी मीटिंग करेंगे, उसमें बैठ के उसको चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारी हार हुई। वहीं भाजपा का इसमें कहना था कि ये आंकड़े हमने पहले से ही लगा रखे थे, हमने पहले ही कह दिया था कि 11 की 11 आएंगी। हाँ, एक सीट उन्होंने माना, जब हमने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से भी बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, एक सीट पे हम थोड़े से चूके हैं, इसको लेके भी हमारी एक समीक्षा होगी कि कहाँ हम चूक गए, उस चीज को लेकर हम आगे पे चर्चा करेंगे करके। अभी तक के अगर मैं बताऊं तो जिस जीत का जश्न जो है वो भाजपा कार्यालय में निरंतर वहां पे जारी था। अभी भी जो बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो रायपुर से जीते हैं बड़े मतों से, करीब 5 लाख से अधिक वोटों से वो जीते हैं, तो वो बड़े मत से वहां से जीत के अभी आए हैं। उनके जुलूस यहाँ पर निकली, यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से रैलियां यहाँ पर निकालते हुए आए, पूरे कार्यकर्ता उनके साथ शामिल थे, तीनों विधायक उनके साथ शामिल थे, सभी लोग उनके साथ एक बड़ी रैली के साथ उस मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचे हुए थे। उनसे भी तमाम तरह से बातें हुई, उनसे भी बात की। उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि इस बार जो जीत है वो हमारी बननी है, तीसरी बार सरकार हमारी आनी है। 400 पार वो नहीं जा पाए, लेकिन एक बड़ा जीत का दाव है। और ये होगा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, और इसको लेकर वो काफी खुश है। निश्चित रूप से बरेली से हमारे सहयोगी प्रवीण बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण। प्रवीण, बरेली में जाहिर तौर पर जीत हुई है बीजेपी की, लेकिन कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो ज़्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा, और इसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। देखिए, अगर बरेली की अगर बात करते हैं तो बरेली में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और बुंदेलखंड में 5 सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी के। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 5 जो सीटों का दावा किया कर रहा था, जीत का नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ, जिस तरीके से सभाएं करी थी, तो कहीं ना कहीं जीत का जो दावा किया गया था, 400 पार का नारा दिया गया था, वो कहीं ना कहीं अब कारगर नहीं दिखाया बरेली में। छत्रपाल गंगवार की अगर बात करते हैं तो छत्रपाल गंगवार ने जिस तरीके से शिकस्त दी है प्रवीण सिंह एरन को, कहीं ना कहीं 34,000 के वोट के आसपास जो आज उसकी जीत हुई है। अगर आंवला विधानसभा की मैं बात करता तो आंवला विधानसभा में लगातार 2 बार के सांसद जो रहे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से, उनको मैदान में आबिद अली भी थे। अगर बसपा की बात करते तो बसपा आबिद अली भी वहां से इन्होंने हारे हैं। हालांकि नीरज गौरे की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी से नीरज गौरे ने 2 बार के लगातार जो सांसद धर्मेंद्र कश्यप रहे उनको भी करारी शिकस्त दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र कश्यप के चुनाव प्रचार के लिए यहाँ बरेली पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार जो प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के करा था धर्मेंद्र कश्यप के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं वो कारगर सिद्ध दिखा भी जी। लेकिन अगर बात करें आम जनता की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि साइलेंट वोटर्स जो हैं एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं,
तो सवाल ये है कि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन बात कर रहा था बेरोजगारी को लेकर, बात हो रही थी आरक्षण को लेकर और तमाम ऐसे दूसरे मुद्दे रखे गए जन सरोकार के, वही दूसरी तरफ जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है बीजेपी का कि वो पीएम आवास योजना की बात करते हैं, हर घर में नल जल पहुंचाने की, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे हैं, जहाँ पर आपसे पहले तक लोग पूरी तरह से हैंडपंप पे डिपेंड होते थे या फिर दूर दराज से पानी लेते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था से लेके उनके लिए आवास की व्यवस्था हो, उनके लिए अनाज की व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से भी रखे गए। लेकिन इन सब के बावजूद जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया था वो उनके फेवर में जाता नजर आया। तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तो वैसे ही माना जा रहा था कि वो जाएंगे ही समाजवादी पार्टी के साथ या बीएसपी के साथ, लेकिन पिछड़े और जो दलित है वो छिटक गए। इसके पीछे क्या कारण दिख रहा है? देखिए, इस बार का जो वोटर्स जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, हम बात करते हैं आंवला विधानसभा की, आंवला लोकसभा की करते हैं, तो आंवला लोकसभा में जिस तरह से इस बार 7 मई को जो मतदान हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स था वो इस बार कहीं ना कहीं साइलेंट दिखा था। किसी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि किस तरीके के पक्ष में इस बार वोटिंग की गई। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय का आपने बात करिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करते हैं तो यहाँ कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का वादे किए गए हैं, मगर उन लोगों को आवास दिए गए हैं जो उसके लाभार्थी नहीं है और उनको आवास दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो जाहिर तौर पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। 10 सालों के बाद सबसे ताकतवर रही बीजेपी और उनके सहयोगी दल एनडीए जो इस बार 292 के आंकड़े पर पहुंच रहे हैं, वही इंडिया गठबंधन अभी तक कुछ सीटों पर काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये जो रुझान निकल कर आ रहा है वह 234 पर आंकड़ा पहुंच गया है। वही 17 अन्य जीते हैं। अब चर्चा यही है कि एक तरफ कल दो दलों की बैठक होने जा रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज दिल्ली में जुटेंगे, तो वही दूसरी तरफ माना जा रहा है कि एनडीए जो है कल दावा पेश करेगी राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का। लेकिन इन सब के बीच में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हैं, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गौर करने वाली है। एक तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नंबर ज़रूर बढ़े हैं, 56 से सीधा अब 100 के करीब जो है कांग्रेस पहुंची है, तो एक बड़ा लीप कांग्रेस से ज़रूर मिला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि जहां जहां पर कांग्रेस की राज्य में सरकार रही है वहां पर वैसी सफलता नहीं मिलती नजर आई और उनके सहयोगी दलों को भी नहीं मिलती नजर आई। भले अगर हम बात करें दिल्ली की, तो जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, 7 की 7 सीटें जीती है।